हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है आपका 1 अप्रैल 2022 और आज का जो बिहार करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोटिवेशनल कोट यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि यहाँ पे निभा गहलोत के द्वारा सबसे पहले लिखा गया है आज के 1 मिनट वाले वीडियो में। तो जिन लोगों ने भी 1 मिनट की वीडियो नहीं देखते हैं, रोज सुबह 1 मिनट की वीडियो आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको रोज सुबह देखने को मिलेगा, सुबह 10 बजे। तो उसको जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में 1 मिनट का कोटेशन जरूर लिखें और दूसरा के कोटेशंस को भी अप्रिसिएट करें, दूसरे के कोटेशंस को भी लाइक करें और उनको अप्रिसिएट करें। और रेगुलर बेसिस पे जो लोग कोटेशंस नहीं लिख रहे वो भी रेगुलर बेसिस पे कोटेशन लिखते हुए चले, सुबह 10 बजे इसी चैनल पर पीएससी जर्नी फैमिली में। यहाँ पे निभा गहलोत के द्वारा बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलेगा, लिखी गई है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य के साहस से कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो जो एम आपने सोच रखा है, जिस एम के लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं, अपने साहस को कभी भी वीक नहीं होने देना है ना। अपने साहस से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य अपने साहस से बड़ा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपने अंदर हमेशा धैर्य वगैरह बना करके रखते हुए चलेगा, पेशेंस जरूर बना करके रखिएगा, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। संघर्ष हमेशा टाइम टू टाइम हमने करते हुए रहना है और बाधाएं बहुत आते हुए चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चुनौतियां बहुत आते हुए चलेंगी रास्ते में, इस जर्नी के दौरान आपको उसको बहुत अच्छे से चैलेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट करना है और उसको फेस ऑफ करके आगे बढ़ते हुए चलना है। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। जिस दिन हम रुक गए, जिस दिन ठहर गए, वहीं से हमारी मंजिल और हमसे दूर होते हुए चली जाएगी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो कोई भी लक्ष्य जो है वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। तो अपने साहस पे पकड़ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, धैर्य रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हारा वही है, लक्ष्य तक वही नहीं पहुंचा है जो पीछे हट गया हो या रुक गया हो या जिसने लड़ने से डर गया हो, ये बात ध्यान रखिएगा। चुनौतियों को सामना करें, तभी जा करके आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप लक्ष्य के और करीब पहुंचते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले एक बार नज़र कहाँ पे, जैसा कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले हम बिहार के मैप पे नज़र डालते हैं, वैसे ही आज भी करेंगे। सबसे पहले ये बिहार का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार का मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को ये टच कर रहा है, झारखंड के बाउंड्री को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल के बाउंड्री को टच कर रहा है। बाकी जिला देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पे नेपाल के बाउंड्री को टच कर रहा है। वेस्ट चंपारण आपको देखने को मिलेगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, किशनगंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोकेशन। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आज का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक का रिजल्ट, यहाँ पे बिहार बोर्ड के टॉपरों का यहाँ पे अंकों की बरसात आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट रैंक जो यहाँ पे रामायणी राय कहाँ से बिलोंग करती है, औरंगाबाद से बिलोंग करती है। कितने स्कोर प्राप्त किए इन्होंने, 487, है ना। दूसरे नंबर पे कौन है, सानिया कुमारी, कहाँ से बिलोंग करती है, नवादा, कितने स्कोर है, 486। तीसरे नंबर पे विवेक ठाकुर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मधुबनी, 486 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे प्रज्ञा कुमारी, औरंगाबाद, आप यहाँ पे देख सकते हैं 485 अंक। आप देख सकते हैं 500 में ये आप यहाँ पे स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली बार 97% से ज़्यादा अंक मिले हैं टॉपरों को। टॉप 3 में 3 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है, 3 छात्राएं और 1 छात्र यहाँ पे शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। 3 लड़कियां और 1 लड़का यहाँ पे शामिल है। टॉप 10 में 47 छात्र छात्राएं, अधिकतर छोटे शहरों के, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए बिहार बोर्ड ने गुरुवार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। गुरुवार को मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस बार टॉपरों पर अंकों की बरसात हुई है। बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार मेधा सूची टॉप 10 में शामिल 47 होनहारों को 95.6 से 97.40% तक यहाँ पे अंक जो है वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। टॉपरों के बीच अंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अंकों के बीच में, टॉपरों के बीच में, ये ध्यान रख सकते हैं। और टॉप 10 में आप देख सकते हैं, टॉप 10 में 47 होनहार बच्चे यहाँ पे शामिल हैं।
टॉपरों के बीच अंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दिख रही है। औरंगाबाद के पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर की रामायणी राय, कहाँ के है? पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर की रामायणी राय 97.40% यानी 487 अंक लाकर राज्य में टॉप की है। दूसरे स्थान पर नवादा के प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल रजौली की सानिया कुमारी और न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सिद्धार्थ परसही लदनिया मधुबनी के विवेक कुमार ठाकुर, इन दोनों को 486 अंक मिले हैं, 97.2% अंक प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल बाजार वर्मा गो औरंगाबाद की छात्रा प्रज्ञा कुमारी को 97% अंक मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, पिछले साल से 1.71% बेहतर रहा रिजल्ट है। पिछले साल पास हुए थे 78.17% परीक्षार्थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 79.88% परीक्षार्थी हुए सफल इस बार, ये ध्यान रखिएगा। इस बार टॉप 5 में 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। यह महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उपयोग आप अपने जो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे ना, बेसिकली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आएंगे इंपावरमेंट को लेकर के, वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के, वहां पे इस तरह के पॉइंट्स आप यहाँ पे एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ये ध्यान में रखते चलेगा। लड़कियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहा है विभिन्न योजनाओं में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही हैं। कौन कह रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात कही जा रही है, नीतीश कुमार के द्वारा। और पहली बार मैट्रिक का रिजल्ट मार्च में जारी किया गया है। रिजल्ट काफी बेहतर रहा है और रिजल्ट व्यवस्था के कारण रिजल्ट इतना जल्दी जारी हो गया है। सभी छात्रों को बोर्ड की तरफ से बधाई भी दी गई है। ये बिहार बोर्ड आनंद कुमार के अध्यक्ष यहाँ पे बोले, आनंद कुमार यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बार ये मार्च में आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुरुवार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी करते शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, है ना, साथ में बोर्ड अध्यक्ष किशोर कुमार एवं शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव संजय कुमार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रिजल्ट को जारी किया जा रहा है। स्क्रूटनी के लिए आवेदन कल से, तो मैट्रिक स्क्रूटनी के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन 2 से 8 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 70 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा और कहाँ पे देना होगा? इस जगह पर, इस वेबसाइट पर जाकर के उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपार्टमेंटल सा विशेष परीक्षा का आवेदन 2 से होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन 2 से 6 अप्रैल तक किए जाएंगे। परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा। छात्र 6-12 इस पर संपर्क करके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मेधा सूची के प्रथम 10 होंगे सम्मानित। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैट्रिक रिजल्ट में राज्य भर में प्रथम 10 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। देखिए, आनंद किशोर ने इसकी जानकारी दी है, जो कि कौन है? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है। उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त परीक्षार्थी को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, एक लैपटॉप दिया जाएगा और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिए जाएंगे। वहीं तृतीय स्थान को 50,000 रुपए, एक लैपटॉप, एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। चतुर्थ से लेकर के 10वें स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 रुपए और एक लैपटॉप यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है, उनको सम्मानित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला न्यूज़ था। यहाँ पे एक योजना को लेकर के, इस योजना को ध्यान से समझते हुए चलेगा। यह है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात यहाँ पे कही जा रही है। किस योजना की बात कही जा रही है? PMJAY के बारे में बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, तो क्या है ये योजना? आइए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये योजना देखिए क्या है, यह योजना के तहत क्या होगा? तहत पात्र लाभार्थी परिवार देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं, याद रखिएगा, एवं प्राइवेट अस्पताल भी है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है इस योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल इसमें इंक्लूड है कि नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें आपका इंक्लूड है। भर्ती होने पर प्रति वर्ष, ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। किस योजना के तहत? PMJAY के तहत, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उपचार से संबंधित सभी सेवाएं जैसे दवाई, डॉक्टर का परामर्श, है ना, बेड, भोजन, सर्जन, OT, ऑपरेशन थिएटर और ICU आदि निःशुल्क रहेंगे, यानी मुफ्त रहेंगे इस योजना के तहत। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रति वर्ष कितने रुपए का आप लाभ उठा सकते हैं, कितने रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हैं, चाहे किसी भी सरकारी हो या किसी भी आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन सभी जगह पे ये बात कही जा रही है कि ये आपका निःशुल्क होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, योजना का लाभ कहाँ से लेते हैं? देखिए, देश भर में लगभग 28,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सरकारी और निजी अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है। ठीक है, 28,000 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा। बिहार राज्य में स्थित सभी सरकारी
अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध होगा। इन सभी में ये आपका इंक्लूडेड होगा। यहीं पे जाकर के आप कहीं पे भी जाकर के आप इलाज करवा सकते हैं। देश भर में एवं बिहार राज्य में सूचीबद्ध सरकारी जो बेसिकली डेडिकेट किया गया है, जिसको अलॉट किया गया है सरकारी निजी अस्पतालों की जानकारी कहाँ पे मिलेगी, इस वेबसाइट पर मिलेगी। मतलब ये PMJAY योजना का आप उपयोग किस हॉस्पिटल में करेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के टोटल 28,000 हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सेवाएं आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, 5 लाख तक का यहाँ पे इलाज हो सकेगा। ठीक है, किसी भी जानकारी को लेकर के आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे भी कॉल कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, निःशुल्क होगा इलाज, ये बात ध्यान, निःशुल्क इलाज और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक कागजात भी लगेंगे। देखिए, आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड या प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवार के नाम पत्र होना जरूरी है। व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान पत्र, बेसिकली आधार कार्ड ही होता है, तो उसको वहाँ पे पेश करना जरूरी है, तभी जाकर के आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जन आरोग्य योजना, साल भर में कितने रुपए तक का आप यहाँ पे मुफ्त इलाज करा सकते हैं, तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम इस स्कीम से लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग की रैंकिंग में कटिहार रहा है प्रथम। कटिहार को प्रथम घोषित कर दिया गया, यहाँ आप देख सकते हैं कटिहार को यहाँ पे प्रथम घोषित कर दिया गया। तो नीति आयोग ने फरवरी 2022 का डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में देश में के कुल 112 एस्पिरेंट्स डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। कटिहार को प्रथम स्थान मिला है। गया, मुजफ्फरपुर और खगड़िया क्रमशः द्वितीय, तृतीय और यहाँ पे एवं चौथवें स्थान पर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 7वें स्थान पर रहे, ध्यान रखिए 7वें स्थान पर रहे, ये ध्यान रखते चलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, ये बात ध्यान रखते चलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कटिहार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे गया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इन जिलों के डीएम और संबंधित अधिकारियों को बधाई दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व के साथ साथ अधिकारियों की मेहनत का प्रतिफल है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के यहाँ पे बात की, जिसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, कटिहार को मिला है। पिछले जिलों में विकास की रफ्तार हुई कम है, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ही बात कही जा रही है। गया को दूसरा एवं मुजफ्फरपुर को मिला तीसरा स्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 में आपको बिहार में के तीन जिले यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेडिकेट किया गया है, यहाँ पे रैंकिंग यहाँ पे अलॉट की गई नीति आयोग, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा स्थान अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तीसरा न्यूज़ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो याद है हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं जयनगर और जनकपुर धाम को लेकर के। अब यहाँ पे फाइनलाइज हो गया है, यानी आपका नेपाल की तरफ से भी क्या हो गया, हरी झंडी मिल गई है ट्रेन को रनिंग को लेकर के। ये ध्यान रखिएगा, कल से चलेगी ट्रेन जयनगर और जनकपुर धाम को लेकर के। कल के डेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको नेपाल जाना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इस ट्रेन से सफर करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा शनिवार को जयनगर जनकपुर धाम कुर्था के बीच नव आमान परिवर्तित रेल लाइन पर ट्रेन सेवा की पुनर्बहाली की शुरुआत करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, पुनर्बहाली की शुरुआत करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेल सेवा की शुरुआत दोनों देश के लिए गौरव की बात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो आज से लेलत ग्राम तक चलेगी सरायगढ़ राधोपुर डेमो, ये ध्यान रखिएगा। और हावड़ा जोधपुर आज से कोडरमा में भी रुकेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हावड़ा और जोधपुर बीकानेर के बीच चलने वाली 12-307, 12-308 व 22-307, 22-308 हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कोडरमा स्टेशन पर भी ठहराव होगा। 1 अप्रैल से अगले 6 माह के लिए इस स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ये आपकी रुकेगी, ये ध्यान रखिएगा। हावड़ा जोधपुर को लेकर के न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रेलवे से रिलेटेड ये था न्यूज़, ये ध्यान रखिए। कल से यहाँ पे जयनगर और जनकपुर धाम को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ये कोडरमा जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका कहाँ पर है, कोडरमा जिला आपका झारखंड में है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
अगला नंबर न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला नंबर न्यूज़ देख सकते हैं, 4th नंबर। पहली बार बिहार का खर्च 2 लाख करोड़ के पार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 लाख करोड़ के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बिहार देश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने वाले 5 बड़े राज्यों में शुमार हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 5 स्टेट्स में बिहार शामिल हो गया, जहाँ पे खर्च जो है वो आपका 2 लाख करोड़ से अधिक हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक वित्तीय वर्ष में बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, देखिए कौन कौन से 5 राज्य जहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च की उपलब्धि को हासिल कर चुका है। वित्त विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य का कुल व्यय जो है वो 1.12 लाख रुपए हो गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगर हम लोग बात करें तो पहली बार ये आपका 2 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने में सफल रहा है। 2 महीनों में यह वित्तीय वर्ष महत्वपूर्ण है। पहला कोविड के दौरान पहली बार बजट पेश किया गया था तथा दूसरा एनडीए सरकार का पहला वर्ष था, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो लड्डू सेलिब्रेशन का पहली बार आयोजन किया गया है। 2 लाख से अधिक राशि खर्च करने में सफल होने के मौके पर मुख्य सचिवालय में वित्त विभाग स्थित मंत्री कक्ष में केंद्रित वित्त मंत्रालय में मनाए जाने वाले हलवा वितरण की तर्ज पर लड्डू सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बजट पदाधिकारी ने लड्डू खिलाया। वित्त के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सचिव धर्मेंद्र सिंह, बजट अधिकारी संजीव मित्तल व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार पहली बार यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए खर्च को लेकर के यहाँ पे पार हो चुका है। टॉप 5 राज्यों में यहाँ पे आपका शामिल हो चुका है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक राज्य आपको बिहार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए उसके बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 राज्य ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो न्यूज़ आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, दिस इज राजधानी से आज से डीजल ऑटो चलाने पर लगेगा जुर्माना, जो हम लोगों ने कल के डेट में भी हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था। देखिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ कवर कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स में पकड़ तभी मजबूत बन पाएगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको रेगुलरिटी मेंटेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं लेकिन वो एंड तक नहीं जा पाते, पेशेंस लेवल की कमी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को आपको पकड़ बनानी है, इसी में आपको वर्क ऑन करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। धैर्य अपने अंदर बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेशेंटली सारे न्यूज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर में पकड़ तभी बन पाएगा जब आप रेगुलरिटी अपना रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे इसमें टाइम देंगे। ध्यान रखिएगा, टाइम ही नहीं देते। सबसे पहले चीज़ है कि आप लोगों को लगता है इसको आप सब्जेक्टिव से कंपेयर करते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती आपका होता है यही, और यही आपको क्या करता है, अपने लक्ष्य से दूर लेकर के जाता है। आपको मैंने हमेशा बोला है रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम इंटरवल आपको हमेशा मेंटेन करना है। 2 सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पर टाइम देना ही देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। भले ही आप आधा घंटा 1 घंटा ही दें, लेकिन देना जरूरी है। एक मैंने आपको बताया करंट अफेयर और दूसरा मैंने आपको बताया ऑप्शनल पेपर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लक्ष्य को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे ये ध्यान रखिएगा, क्लासेस अटेंड करें, क्विजेस होते हैं उसको अटेम्प्ट करें और मिस बिल्कुल भी ना करें इस सभी क्लासेस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, जब आप रेगुलरिटी मेंटेन करके सब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपके द्वारा जो मेहनत की गई है पूरे साल भर करंट अफेयर्स को लेकर के, वो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए रहा है। वो आपको वहाँ पे रोल आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके द्वारा जो मेहनत की गई है वो कितना कारीगर रहा है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल के डेट में पढ़ा था। याद रखिएगा कि आज से जितने भी डीजल ऑटो है वो सारे आपके बंद हो जाएंगे। तो राजधानी में शुक्रवार से डीजल चालित ऑटो चलाने पर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। राजधानी क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो के परिचालन पर रोक लागू हो गई है, यानी पटना की बात यहाँ पे कही जा रही है। शहरी क्षेत्र को प्रदूषण से डीजल ऑटो चलाने पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 177 और सरकारी आदेश का पालन नहीं करने पर धारा 189 के तहत 2500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर डीजल ऑटो चलाते हुए पकड़े गए तो कितने रुपए का जुर्माना लगेगा, तो 2500 रुपये का जुर्माना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से 177 की धारा, 189 की धारा भी लग जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। रूट वाइज डीजल चालित ऑटो पर निगरानी भी रखी जाएगी। पहले ऑटो चालक को समझाने की कोशिश की जाएगी, नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा। राजधानी में 17,400 निबंधित ऑटो का परिचालन हो रहा है। ऑटो संगठनों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 35,000 ऑटो का देखिए 35,000 ऑटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र में। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये ऑटो का परिचालन हो रहा है, लेकिन अब 20% ऑटो CNG में तब्दील हो चुकी है, ठीक है।
ऑटो सीएनजी में, लेकिन अब 20% ऑटो सीएनजी में तब्दील नहीं हुए हैं। 20% ऑटो अगस्त शुक्रवार से राजधानी की सड़कों पर चले तो जुर्माना। तो 20% आप देख सकते हैं 20% ऑटो अभी भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं सीएनजी में, तो अगर ये चलते हैं तो इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक के साथ साथ परिवहन विभाग जगह जगह पर छानबीन भी करेगी। डीजल वाले ऑटो से जुर्माना वसूला जाएगा। राजधानी में 5200 ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है। ई रिक्शा जिसको हर जगह पे इलेक्ट्रिक रिक्शा भी कहते हैं, कभी कभी कहीं कहीं जगह पे टोटो भी कहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में जो ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिक से चलता है ना, उसको किस नाम से आ जाता है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीजल चलित ऑटो पर यहाँ पे रोक लग गई है। ट्रैफिक पुलिस ऑटो चालकों को पहले समझाएगी, बात नहीं मानने पर परिवहन विभाग जुर्माना वसूलेगा। ये श्री प्रकाश डीटीओ पटना के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। 2500 रुपये डीजल चलित ऑटो चालकों से परिवहन विभाग वसूलेगा जुर्माना 2500, ये ध्यान रखिएगा। राजधानी की हवा बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। गुरुवार को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक पटना का सूचकांक 249, आप देख सकते हैं AQI इंडेक्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। जो सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो कि 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, आज के डेट में 250 है पटना में। आप देख सकते हैं पूरा मतलब एक तरह से जो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं पटना में, एक तरह से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का लक्षण उनमें देखने को मिलता है। बहुत सारी बीमारी का वो इन्विटेशन दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो PM 2.5 यानी महीने गुलकन की मात्रा 4 गुना से अधिक यहाँ पे पाया गया है। वहीं दानापुर का 301, एयरपोर्ट का 153, राजधानी वाटिका का 312, तारामंडल। तो ये सब आप देख सकते हैं, किसी जगह का पटना के किसी भी एरिया का आप नहीं देख सकते यहाँ पे सही एयर क्वालिटी इंडेक्स हो 200 के नीचे हो। हर जगह यहाँ पे 200 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कितने ऑटो की संख्या चल रही है ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस किस रूट में कितने कितने ऑटो है उसी को लेकर के यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज इससे क्या होगा, राजधानी में आज से डीजल ऑटो पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। उस पर जुर्माना लगेगा 2500 का, अगर वो चलेगी तो। अब वहाँ पे टोटली CNG पे आपका वर्क चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं, लड़कियां शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए हमेशा देखिए एक बहुत बड़ी बात भी है कि अगर आप लड़के को पढ़ाएंगे तो एक आप उस जनरेशन को पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप एक लड़कियां को शिक्षित करेंगे ना, तो अगले 6, 7, 8 जो जनरेशन है उसको आप शिक्षित करेंगे, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो लड़कियों को यहाँ पे शिक्षित करने को लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। लड़कियों को एजुकेशन देने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही है। किसके द्वारा ये बात कही जा रही है, तो ये बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 4 वर्ष से लगातार देश भर में सबसे बड़े बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक पल है। अब बिहार में हर तरफ बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के अनुसार बिहार बदल रहा है। आप रिजल्ट से खुद देख सकते हैं। टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। टॉप 5 में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां आपको देखने को मिलेगा। लगभग 80% रिजल्ट जो है वो लड़कियों का है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों को शिक्षित होने का मतलब समाज में बदलाव होना। तो समाज देखिए, आप समाज में अगर चेंजेस लाना चाहते हैं ना, सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लड़कियां शिक्षित हो गई तो समझ लीजिए कि पूरा परिवार आपका शिक्षित हो गया। देख रहे हैं बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है। किसके द्वारा, विजय कुमार चौधरी के द्वारा। ये बात ध्यान रखते चलेगा, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है शिक्षा मंत्री की तरफ से। याद रखिएगा कौन है, विजय कुमार चौधरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 7वां नंबर न्यूज़, बिहार सर्वाधिक खर्च करने वाले 5 राज्यों में शामिल। देखिए अभी हम लोगों ने इसको कवर किया है ना, अभी हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार बिहार का वार्षिक बजट खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वह 2004-05 में कुल बजट यहाँ पे 23,885 करोड़ रुपए था, जिसमें मात्र 20,058 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं वर्ष 2021-22 में बिहार का बजट आकार 2.18 लाख करोड़ था और राज्य सरकार 2,461 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने में सफल रही है, जो कि वर्ष 2020-21 के व्यय में 21% ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार देश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने वाला 5 बड़े राज्यों में शुमार हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, 5 बड़े राज्यों में ये आपका शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 2,18,302 करोड़ में यहाँ पे आपके करोड़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतने खर्च हुए हैं, ठीक है। 2,0461 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है।
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री व विभागों का जताया आभार, उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोविड के दौर में भी बिहार के राजस्व जुटाने से लेकर खर्च करने तक में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार भी प्रकट किया है। हमारी सरकार ने पहली बार सर्वाधिक खर्च विकास कार्यों में कार्य किया है, यहाँ देख सकते हैं, कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने विकास कार्यों में इतने रुपए खर्च किए हैं, ये ध्यान में रखते चलिएगा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस राज्य के लिए बड़ी उपलब्धता बताई है, ध्यान में रखिएगा। तो टॉप 5 राज्य में अब बिहार भी आपका शामिल हो गया है, सर्वाधिक खर्च करने वाले 5 राज्यों में से ये आपका शामिल हो गया है। 8वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा बोली जा रही है, मेरी अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। देखिए, राज्यसभा जाने की इच्छा को लेकर के पूछे गए सवाल पर यह मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया स्टेटमेंट, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बने हुए थे, कल आपने देखा होगा। राज्यसभा में जाने की इच्छा को लेकर के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी अभी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। बुधवार को एक न्यूज़ चैनल से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे 3 सदनों का सदस्य रह चुके हैं, सिर्फ राज्यसभा बाकी। आप देख सकते हैं राज्यसभा कहाँ का है, यानी पार्लियामेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट की 3 बॉडी होती है ना, ध्यान में है ना सभी को। एक होता है निचला सदन जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, एक होता है ऊपरी सदन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, और ये प्रेसिडेंट ऑफिस, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हिस्सा अभी तक नहीं रहे हैं, उसी को लेकर के बात की जा रही है। बाकी स्टेट में भी आपको यही सिस्टम देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय विधानमंडल की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसके भी 3 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये निचला सदन आपका लोअर हाउस जिसको विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर अपर हाउस यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको क्या कहता है, विधान परिषद कहा जाता है, फिर गवर्नर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे इसका हिस्सा अभी तक नहीं रहे, उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी के द्वारा बोला जा रहा है। तो सिर्फ राज्यसभा बाकी है। इसी संदर्भ को लेकर गुरुवार को विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में पत्रकारों ने उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजनीति के शुरुआती में मैं क्षेत्रों में बहुत घुमा करता था, ठीक है, लोगों से मिलता रहता था। इसी दौरान मेरी एक ही इच्छा थी कि सांसद बनूं, वह मैं बन गया, तो सांसद ये बन गए। इसके पहले विधायक भी मैं बना था। पुराना बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से इसके लिए कार्यक्रम बना रहा था, अपने पुराने साथियों सहयोगियों से मिलना चाहता था पर समय नहीं मिल पाता था। इसी बीच में कोरोना का दौर आया, अब जाकर के पुराने साथियों और वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ। कुछ और क्षेत्र बाकी है जहाँ आगे जाऊँगा, ठीक है। तो 16 वर्ष से सूबे के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये इनके द्वारा बोला गया है। 16 साल से बिहार के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। इन 16 सालों में मैंने राज्य के हर तबके और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए भी काम किया है। ये बात इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोली जा रही है। किसी भी क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं हुआ है जिन पे इनके द्वारा काम नहीं किया गया है। सड़क पुलिया का निर्माण हो गया, स्कूल अस्पताल बनाना, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं। वर्ष 2006 के पहले और अब की स्थिति में राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। यह साफ दिखता है कि पहले और आज के पटना में काफी फर्क आया है। और 11 अप्रैल से फिर शुरू होगा जनता दरबार। देखिए ध्यान रखिएगा, जनता दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखते चलिएगा, जनता दरबार, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री कार्यक्रम 11, जहाँ पे आम जनता आकर के क्या करती है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है और अपने प्रॉब्लम्स को बताती है, जनता दरबार, ये ध्यान रखिएगा। तो 11 अप्रैल से ये आपका फिर शुरू होगा। सीएम ने इसकी जानकारी दी है। मालूम हो कि विधानमंडल के बजट सत्र चलने के कारण मार्च में इसका आयोजन नहीं हुआ। इसके पहले जनवरी में कोरोना संक्रमण को लेकर के यह कार्यक्रम स्थगित किया गया था, जिसे फिर 14 फरवरी को शुरू किया गया था। मालूम हो कि हर महीने के पहले 3 सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होता है। तो ध्यान रखिएगा, हर महीने के पहले 3 सोमवार को ये जनता के दरबार होता है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम यहाँ पे होता है। लोग मुख्यमंत्री को अपनी समस्या और शिकायतें बताते हैं, जिनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया, जिनका तुरंत उनका रिजोल्यूशन किया जाता है, ये ध्यान रखते चलिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। क्लियर, आई होप सारे न्यूज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली द हिंदू में अपने आप को वहाँ पे पेशेंटली सारे न्यूज़ को सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। ठीक उसी तरह से आपको भी यहाँ पे सारे न्यूज़ को समझना है और बहुत अच्छे से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। समझ करके मेन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, न्यूज़ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये आर्टिकल
आर्टिकल्स क्या कह रहा है, किसको फोकस कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये मैं आपको पूरा नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए लाइव को लेकर के बोला जा रहा था सुबह में आप लोगों के द्वारा। देखिए लाइव हो पाऊंगा मैं खुद चाहता हूं कि मैं लाइव आकर के आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर को 1000 तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों को। करंट अफेयर्स को इस सभी जो 4 पार्ट, देखिए मेरी क्लासेज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी करंट अफेयर का पूरा मेरा फोकस है। ध्यान रखिए, करंट अफेयर की क्लास अगर आप मेरी कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे पहले करंट अफेयर का शॉर्ट वीडियो आता है, ये शॉर्ट वीडियो आता है, ये कब आता है, सुबह 10 बजे आता है, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पर आता है। ठीक है, फिर करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कब डिस्कस करते हैं, सुबह 11 बजे डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग करंट अफेयर क्विज होता है, आपका करंट अफेयर क्विज होता है, ये कब होता है, ये 11:45 पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 10 मिनट का होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये वाला तो 1 मिनट के ड्यूरेशन का आपका ये क्लास देखने को मिलेगा। ये जो आपको क्लास देखने को मिलेगी 30 से 45 मिनट के ड्यूरेशन का होता है, 30 से 45 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला जो ड्यूरेशन होगा ये 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका बिहार न्यूज़ होगा। ठीक है, बिहार न्यूज़ अभी फिलहाल जो रनिंग चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार न्यूज़ आपका 6:45 में होता है, ये ध्यान रखिएगा, 6:45 में। और इसका भी टाइम इंटरवल जो है वो 30 से 45 मिनट है, ये ध्यान रखिएगा, 30 से 45 मिनट। इसके बाद आपकी द हिंदू होती है, क्या होती है, द हिंदू की क्लास होती है, और ये आपकी रात के 10 बजे होती है, और इसका टाइम इंटरवल भी आपका 30 से 45 मिनट है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ये सारे क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं पे भी नहीं जाना। आपका इनफैक्ट मैप भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर होता हुआ चलेगा, मैप वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, और करंट अफेयर को बहुत अच्छे से आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये सब आधा घंटे का लेक्चर है, जो कि आपको ये पूरा करंट अफेयर डेली बेसिस पे, आपको रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे आपको देखने को मिलेगा मेरे तरफ से, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले और जल्दी से इसको 4 डिजिट में सब्सक्राइबर को पहुँचाएं, है ना। आप 100% मेहनत करेंगे तो ही मैं 120% कर सकता हूँ। अगर आप मेहनत में कहीं पे भी मतलब ढिलाई देंगे तो फिर मेरे तरफ से भी वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक्टिवनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर। आप ही अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर फिर मेरा वो मनोबल नहीं बन पाएगा ना कि मुझे भी एक्टिवनेस दिखना है। तो आप लोगों के एक्टिवनेस की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे बूस्टअप मिलता है, मैं सारी चीज़ों को और मेहनत करता हूँ और आपके सामने लेक्चर्स लाने का प्रयास करता हूँ चाहे ज़्यादा। अभी मैं रिसेंट में मैथ्स को भी लेकर के, मोस्ट प्रोबेबली आपका मंडे से मैथ्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा राइट फ्रॉम द जीरो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मंडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे नहीं तो ट्यूसडे से फाइनली हम लोग मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। 67 बीपीएससी जो अभी पेपर आने वाला है उसको पूरा टारगेट करता हुआ चलेगा। तो धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में आएंगे कौन, प्रधानमंत्री। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो किसकी बात यहाँ पे कही जा रही है, विधानसभा। विधानसभा कौन सा हिस्सा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी लोअर हाउस की बात कही जा रही है, निचले सदन की बात कही जा रही है। तो शताब्दी समापन समारोह में आएंगे कौन, प्रधानमंत्री। तो विधानसभा, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ सकते हैं, संभावना है पटना आने का। इसकी शुरुआत जब हुई थी, जब शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था, तो कौन आए थे, चलिए मुझे बताइएगा, आपका होमवर्क है, चलिए देखते हैं। आप लोग होमवर्क कीजिएगा। आपका होमवर्क है कि शताब्दी का जो शुभारंभ किया गया था, है ना, वो किसके द्वारा, चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, वो आपको बताना है। मुख्य अतिथि कौन थे, 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन आए थे, और किस दिन को ये आए थे, वो आपको बताना, किस दिन को आए थे, वो आपको बताना है, किस दिन को यहाँ पे आए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि वो आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे पटना में यहाँ पे आ सकते हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी, ये ध्यान रखते चलेगा। यह समारोह मई जून में संभावित है। गुरुवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में यह जानकारी दी है, ये ध्यान रखते चलेगा। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, ये आपका न्यूज़ उसी से रिलेटेड है, ये न्यूज़ नंबर 9 हो गया। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं विधानसभा सत्र के समापन के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी आप यहाँ पे देख सकते हैं, विजय कुमार चौधरी आप देख सकते हैं मंत्री, और श्रवण कुमार और संजय झा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कार्यालय कक्ष में, ये आपका चित्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया 10 नंबर। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे घोषणा की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के किसी इलाके में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप के डसने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने इसकी घोषणा की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने इसकी घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा। विदित हो कि अब तक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदा जनित कारण बनाते हुए मृतक के परिजनों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से ये ध्यान रखिएगा, रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जाता है। परंतु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विधान से अनुमान नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ये दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो बेसिकली पूरी तरह से अनाथ हो चुका हो, जिनके माता पिता किसी का मृत्यु हो गया हो, तो उनको 1500 कोरोना मृत्यु के आश्रितों को 20 तक अनुदान यहाँ पे मिला है। तो गुरुवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने स्वीकारा कि राज्य भर में कोरोना संक्रमण से 1500 मृत व्यक्तियों का अनुग्रह अनुदान किया बकाया है। घोषणा के इन मृतकों के निकटतम परिजनों को 20 अप्रैल तक अनुग्रह अनुदान दे दिया जाएगा। श्रीमती देवी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12,936 व्यक्तियों को कोरोना वायरस से मृत्यु की सूचना दी गई थी और इनमें से 11,309 मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह प्रदान भुगतान किया जा चुका है। शेष मृतकों के निकटतम परिजनों को भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है। वर्तमान में 2156 नए मामलों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुशंसा कर भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग का भेजा गया है। ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता में किसी की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, तो उन बच्चों जो बेसिकली अनाथ हो गए ना, उन बच्चों को भी राज्य सरकार के द्वारा 1500 रुपये और केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए दी जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको 1500 रुपये दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको 2000 रुपये दे रही है। तो उन बच्चों का जो है वो पूरा जो हो रहा है वो मासिक में मंथली जो उनको यहाँ पे रकम दी जा रही है सरकार की तरफ से 3500 रुपये देखने को मिलेगा। ये सहायता राशि उनको प्रदान की जा रही है जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके मृत्यु हो गई है उनके पेरेंट्स की कोरोना के वजह से, ठीक है। तो उसको लेकर के बात की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आज का ये 12वां नंबर न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़ किससे संबंधित है? ये न्यूज़ संबंधित है मार्च में बेरोजगारी दर घटकर 7.5% पर आ गई है। फरवरी के मुकाबले 60 आधार अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो रोजगार में गाँव ने शहरों को पछाड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, शहरों को पछाड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजगार में गाँव ने शहरों को पछाड़ दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीते 6 महीनों में ऐसी रही स्थिति, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फरवरी में 8.10% आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जनवरी में आप देख सकते हैं 6.65%, ठीक है। तो ये 7.91%, ये सारे आप देख सकते हैं अक्टूबर से फरवरी तक का यहाँ सफर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फरवरी में राज्यों का यह हाल रहा है। तो रोजगार को लेकर के आप यहाँ पे हाल देख सकते हैं। राजस्थान 32.3%, हरियाणा, झारखंड, बिहार यहाँ पे आप देख सकते हैं 14%, जम्मू एंड कश्मीर 13.2%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंकड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 8.30% रही शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.30% रही है शहरों की बेरोजगारी दर। 7.2% पर आई ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र का कम है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो कोरोना से सिकुड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके साथ रोजगार की स्थिति भी मजबूत हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी पर उपलब्ध 30 मार्च तक के डेटा के अनुसार फरवरी के मुकाबले मार्च में बेरोजगारी दर में 60 आधार अंकों की गिरावट हुई है। फरवरी के मुकाबले मार्च में बेरोजगारी दर में 60 आधार अंकों की गिरावट देखने को मिला है। इस मार्च 2022 में बेरोजगारी दर घट के 7.5% तक
रह गई है। फरवरी में देश में बेरोजगारी दर 8.10 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.10 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेरोजगारी दर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इस बार घट करके 7.5 पे आ गई है। जनवरी में तेजी से बढ़े थे काम के मौके, ये ध्यान रखिएगा। 10 मार्च से निचले स्तर पर आ गई थी। ये आपका धीरे धीरे ये आपका बेरोजगारी दर कम हो रहा है। और उड़ीसा में रोजगार के हालात सबसे अच्छे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ CMIE के ताज़ा जारी हुए आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 में उड़ीसा में सबसे कम बेरोजगारी रही है। या पिछले महीने बेरोजगारी का दर 1% रही है। इसके बाद 1.4% की दर के साथ मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। 1.7% की बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। 2% की दर के साथ कर्नाटक राज्य चौथे पर है। 2.5% के साथ गुजरात 5वें स्थान पर है। वहीं मध्य प्रदेश 2.7% के साथ 6ठे स्थान पर है। उड़ीसा में रोजगार दर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे देख सकते हैं। जून तक जमकर भर्ती करेंगे कंपनियों में, ये ध्यान रखिएगा। अभी रेगुलर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भर्ती की जा रही है निजी कंपनियों में। जून तक जमकर भर्ती होगी। नौकरी छोड़ने की ज़्यादा दर और योग्य उम्मीदवारों की कमी के देखते हुए करीब 40% नियोक्ता 15% तक वेतन वृद्धि में के लिए तैयार है। ये उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखते चलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे देख सकते हैं 8.3% रही शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर और 7.2% रही है ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर। तो ये ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो आई होप आज के सारे न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा, ट्विटर आईडी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो कि किस भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं pscjourney4@gmail.com। यहीं पर आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप अगली क्लास आपकी 10 बजे होगी, द हिंदू एनालिसिस। टाइम से उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।